आज के मुख्य समाचार। एचपी में फीस वृद्धि और नई समय सारणी के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन। खेती बचाओ उद्योग बचाओ, भारत बचाओ के नारों से गूंजा शिमला। हिमाचल में मॉनसून का कहर, 259 सड़कें बंद। शिमला में तह बाजारियों पर निगम की कार्यवाही के खिलाफ सीटू का धरना। शिमला में 46 नए अग्निशमन वाहन रवाना। राजेश चांना ने नए कार्यकर्ताओं का किया स्वागत। सावन शिवरात्रि पर पुराना बस स्टैंड शिमला में खीर पूड़ी का प्रसाद। रक्षाबंधन पर हिमएरा ने लॉन्च किया प्रीमियर राखी गिफ्ट बॉक्स। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला के चौड़ा मैदान से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों और क्षेत्रों के लिए 46 नए अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का फूलों से स्वागत किया गया। नए अग्निशमन वाहनों के रवाना होने से प्रदेश में आगजनी की घटनाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य हिमाचल में अग्निशमन सेवाओं को अधिक आधुनिक, मजबूत और प्रभावी बनाना है। उन्होंने कहा कि नए वाहनों की उपलब्धता से विभिन्न क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं के दौरान दमकल कर्मियों को मौके पर तेजी से पहुंचने और राहत एवं बचाव कार्य करने की मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए मजबूत अग्निशमन व्यवस्था बेहद जरूरी है। कई क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आपात स्थिति में पहुंचना चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में आधुनिक और पर्याप्त संख्या में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। 46 नए वाहनों को विभिन्न जिलों में भेजे जाने से स्थानीय स्तर पर अग्निशमन सेवाओं की क्षमता बढ़ेगी। बागवानों से जुड़े मुद्दे पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बागवानों को परेशान करना नहीं, बल्कि उनके उपज को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाना और उनकी आय बढ़ाने के लिए आवश्यक सहयोग देना है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सेब उत्पादकों का जिक्र करते हुए कहा कि सेब समेत बागवानी उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने और बागवानों के व्यवसाय को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था में बागवानी का महत्वपूर्ण योगदान है और बागवानों की समस्याओं को सरकार गंभीरता से देख रही है। सरकार का प्रयास है कि बागवानों को उनके उपज का बेहतर मूल्य मिले और उनकी आजीविका सुरक्षित रहे। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषद, बीडीसी और पंचायत चुनावों में स्थानीय मुद्दों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदाता राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान करते हैं, जबकि स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवार का क्षेत्र से जुड़ाव और सामाजिक सरोकार और जनता के बीच उसकी सक्रियता अधिक मायने रखती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय चुनावों में मतदाता यह भी देखते हैं कि उम्मीदवार उनके सुख दुख में कितना साथ खड़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में जमीनी स्तर पर जनता के साथ जुड़ाव और सामाजिक सेवा का विशेष महत्व रहता है। पिछले कल मैंने मेहरबान में किया था आपके जिला पांगी में सब छोटे क्षेत्रों को भी हम अग्निशमन विभाग से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि अग्निशमन विभाग इस पर बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। जो अभी आने वाले समय में और ज़्यादा अग्निशमन विभाग की गाड़ियाँ हमारे 28 किलोमीटर के डिस्टेंस के पर सब जगह पहुँच जाएगी, ताकि जब आग लगे तो उस आग को तुरंत बुझाने का काम हम करें। नई टेक्नोलॉजी भी इसमें डाली जा रही है, ताकि सब प्रकार से हम आग को जिस भी प्रकार की आग होती है उसको बुझाया जा सके। जहाँ तक बागवानों की बात है, मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 100 बोरी नहीं, उनकी 200 बोरी भी ली जाएगी। पहली बात तो ये एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि 100 बोरी ही ली जाएगी, ऐसा नहीं है।
और उन्हें जो अभी जो पोर्टल है MIS का, उस पर अपलोड अपने कागजात करवाने हैं। ये मैंने कहा है 200, 300, 400 जो भी बागवान की बोरियां होंगी हम सब लेंगे। और जो नोटिस की बात है, वो नोटिस पिछले सेब के आए हैं। मैं अभी अधिकारियों से बैठक करूंगा और उन नोटिस को जो रिविजन के माध्यम से दिया गया है उसको तुरंत प्रभाव से मैं रोकने की बात दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को दूंगा कि इन्हें तंग ना किया जाए। वो अपनी जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन करना चाहते हैं वो सेल्फ डिक्लेरेशन उसको करें। किसी को नोटिस भेजकर ज़बरदस्ती कोई चीज़ रुकनी नहीं चाहिए। और मेरा ये मानना है कि बागवानों की आर्थिक समृद्धि के लिए जितना कांग्रेस पार्टी ने किया, हम लोगों ने किया है, उनको कोई तंग करने का कोई औचित्य हमारी सरकार का नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी बागवान हैं, जो भी उनका कर्ड एप्पल है उसको सरकार लेगी, चाहे वो 500 बोरी हो चाहे 200 बोरी हो, कोई कैपिंग 100 बोरी की नहीं है। अगर कुछ उसमें क्लैरिकल मिस्टेक होगा उसको भी ठीक कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने जो राज्य सहकारिता बिल लाया है, मैंने उसके ऑब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़े हैं। जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी अभी कर नहीं सकता। फीस वृद्धि ऐसे कि पिछले काफ़ी सालों से नहीं हुई है, लेकिन फीस वृद्धि भी जेन्युइन होनी चाहिए कि कितने % बढ़नी चाहिए, उस बारे में मैं बात करूँगा। और ताकि जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से उनको देखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर शिक्षा संस्थानों को मेंटेन करना है, शिक्षा संस्थानों का स्टैंडर्ड अपग्रेड रखना है, तो हमें थोड़ा थोड़ा फीस वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फीस वृद्धि होगी तो उस बारे में मैं वाइस चांसलर साहब से बात करके फिर आगे की जो भी दिशा निर्देश होगा वो दिए। तो भाजपा भी जो है सब टूट में चली गई जिला परिषद चुनाव को लेकर, उसमें नोटिस की और अभी 17 तारीख की तारीख दी गई। ये वाले सवाल नहीं, अच्छी बात है, 17 तारीख की कोर्ट ने तारीख दी है, बहुत अच्छी बात है। और जब चुनाव के समय था उसमें तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन जैसे ही कोर्ट की जो डायरेक्शंस आएगी और कोर्ट की डायरेक्शन का अध्ययन करने के बाद फिर डेट रख दी जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। सब जगह मेरे ख्याल 11 जगह जिला परिषद के चुनाव हो गए हैं। जिस दिन चुनाव था उस दिन उनको बेचारों को वो तो आने चाहिए थे ना DC ऑफिस में। DC ऑफिस में आते अपना मेयर और डिप्टी मेयर चुनते, तो वो आए नहीं। वो उनको घुमाने पंचकुला ले गए, कहीं राजस्थान ले गए। तो अभी भी मैं कहता हूँ कि आप मोबाइल पीछे करो ना। आज़ाद जो मन होता है, मतलब सोच जो होती है उस हिसाब से अपना वोट डालेंगे और आएंगे। तो जो हाई कोर्ट के दिशा निर्देश होंगे उसके जिला परिषद और BDC का इलेक्शन फिर मैंने कहा है कि एक दिन का होता है। मैं 20 साल से नदौन विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूँ। वहाँ BDC जो थी ना, BDC का चेयरमैन, जब मैं मुख्यमंत्री था तो 3.5 साल BJP की BDC थी, हमने नहीं हटाई। अगर हटाने का मकसद होता, और वहाँ BDC पिछले 15-20 साल से BJP की बन रही है। ये लोकल इलेक्शन होते हैं, इसमें BJP ने अपने टिकट घोषित किए 256, जीते कितने इनके 116। हमने एक भी टिकट घोषित नहीं किया, फिर भी हमारे तकरीबन जो पार्टी के पदाधिकारी थे वो जीत कर आए। तो ये जो इलेक्शंस है, इस इलेक्शंस का ज़्यादा मायने इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये आम जनता और आम नागरिक, वहाँ के लोकल चूल्हे का चुनाव होता है और चूल्हा चौखट का चुनाव होता है। इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, पर BJP इसमें पड़ी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पिछली बार जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे तो जिला परिषद के इनके 9 जिला परिषद के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। तो क्या BJP सत्ता में आ गई? क्योंकि MLA के समय लोग कुछ और चीज़ सोचकर वोट डालते हैं, MP के समय कुछ और चीज़ सोच के वोट डालते हैं, और जिला परिषद और BDC और प्रधानों के चुनावों में वो लोकल देखते हैं कि हम सोशल कितना ज़्यादा लोगों से जुड़ा है, कोई बीमारी में साथ गया है, कोई उसके परिवार के साथ खड़ा है मुसीबत में, उसको देख के वोट डालते हैं। इसमें पार्टी नहीं चलती। सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर मंगलवार को देश भर में भगवान शिव की आराधना की जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी शिमला के पुराना बस स्टैंड में भी महादेव भक्तों की ओर से श्रद्धा और सेवा की मिसाल पेश की गई। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भक्तों ने राहगीरों, यात्रियों, स्थानीय लोगों को प्रेम पूर्वक खीर और पूड़ी का प्रसाद वितरित किया। सुबह से ही भक्त प्रसाद तैयार करने में जुटे रहे। इसके बाद पुराना बस स्टैंड परिसर में आने जाने वाले लोगों को खीर पूड़ी प्रसाद के रूप में बांटी गई। लोगों ने भी श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण किया
और महादेव भक्तों की इस पहल की सराहना की। सावन शिवरात्रि के अवसर पर देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, दूध, जल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इस दिन कावड़ यात्रा का समापन भी होता है और श्रद्धालु हरिद्वार समेत विभिन्न तीर्थ स्थलों से लाया गया गंगाजल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। शिमला में भी सावन शिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह इन दिनों देखने को मिला। मंदिरों के साथ साथ शहर के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक गतिविधियां आयोजित की गई। पुराना बस स्टैंड में भी भक्तों की ओर से आयोजित प्रसाद वितरण के दौरान सेवा और श्रद्धा का भाव देखने को मिला। भक्तों ने बिना किसी भेदभाव के यात्रियों और राहगीरों को खीर और पूड़ी का प्रसाद वितरित किया। आयोजकों का कहना है कि भगवान शिव की आराधना के साथ जरूरतमंदों और आम लोगों की सेवा करना भी पुण्य का कार्य है। इसी भावना के साथ सावन शिवरात्रि के अवसर पर प्रसाद वितरण किया गया। पहले तो मैं सब शिव भक्तों को जय महाकाल बोलना चाहूँगा। हर हर महादेव। और ये आज सावन की शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमने आपस में लोकल शिव भक्तों ने इकट्ठे होकर एक ये छोटा सा प्रयास किया है और खीर पूड़े की सेवा की है। और इसमें हम सब लोग लोकल यहाँ के बस स्टैंड के हैं। हम 16 लोग हैं, हम सब आपस में फ्रेंड्स हैं और खीर और पूड़े की सेवा की जाएगी। मेरा नाम हतिंदर है, फैंसी हैं, यहाँ कारोबार करते हैं, यहीं रहे हैं, यहीं पले बड़े हैं। खेती बचाओ, उद्योग बचाओ और भारत बचाओ के नारे के साथ शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के करीब 25 स्थानों पर सीटू और हिमाचल किसान सभा के आह्वान पर मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ रैली, धरना और प्रदर्शन किए गए। रामपुर और नाहन में चक्का जाम किया गया, जबकि शिमला में सैकड़ों प्रदर्शनकारी जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारियां देने के लिए मॉल रोड स्थित रिपोर्टिंग रूम पहुंचे। हालांकि करीब 1.5 घंटे तक प्रदर्शन के बावजूद जिला प्रशासन ने किसी भी प्रदर्शन की गिरफ्तारी नहीं की। प्रदर्शन से पहले आंदोलनकारियों ने जैन धर्मशाला, रज मैदान और एवनिंग कॉलेज से 3 अलग अलग रैलियां निकाली। तीनों रैलियां रिपोर्टिंग रूम के पास जनसभा में तब्दील हो गई। यहां प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को समझाने और आंदोलन समाप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन सैकड़ों लोग जेल भरो आंदोलन में डटे रहे और गिरफ्तारी देने की मांग करते रहे। रिपोर्टिंग रूम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, कोषाध्यक्ष जगत राम, सेब उत्पादक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहन सिंह ठाकुर और हिमाचल किसान सभा नेता संदीप वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और कॉर्पोरेट प्रेस नीतियों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त का आंदोलन केवल एक दिन का विरोध नहीं, बल्कि किसानों और मजदूरों के बड़े संघर्ष की तैयारी है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 2026 से देश भर में खेती बचाओ, उद्योग बचाओ और भारत बचाओ के नारों के साथ बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि 26 नवंबर 2020 को शुरू हुए ऐतिहासिक किसान मजदूर आंदोलन ने देश में एकता और संघर्ष की ताकत को साबित किया था और आज फिर उसी एकजुटता की आवश्यकता है। शिमला में माल रोड पर ये गिरफ्तारियां जो है हम ले रहे हैं, ये गिरफ्तारियां जो है इसलिए दी जा रही हैं कि जो पूरे देश के अंदर आज जो नीतियां मोदी सरकार अख्तियार कर रही है, जो नीतियां मजदूर, किसान, आम जनता विरोधी हैं, छात्रों के विरुद्ध हैं, युवाओं के विरुद्ध हैं, महिलाओं के विरुद्ध हैं और आम जनता के विरुद्ध है। महंगाई, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। 4 लेबर कोड बनाए गए हैं जो मधुआ मजदूरी और गुलामी पैदा करेंगे मजदूरों में। उनकी जो है काम की शर्तें कठिन हो जाएंगी मजदूरों की और इसी के साथ 74% मजदूर कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे, पूंजीपतियों का बोलबाला हो जाएगा। दूसरी ओर जो मुक्त व्यवहार समझौते किए जा रहे हैं और जो भारत अमेरिका ट्रेड डील की जा रही है, उसके चलते ना केवल किसानी बर्बाद होगी हमारे देश की, बल्कि उद्योग भी बर्बाद हो जाएंगे और इस तरीके से पूरे देश का जो पूरी आर्थिकी है नष्ट हो जाएगी। जो देश का जो हमारा संप्रभुता है वो नष्ट हो जाएगी और इसके आने से हिमाचल पर भी एक खतरा मंडरा रहा है कि जो सेब की खेती
खेती है और जो दूसरे फलों की खेती है उस पर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। हमारे जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 6,000 करोड़ रुपए की जो आर्थिकी है सेब, उस पर एक गंभीर खतरा मंडराने वाला है। लाखों लाख परिवार जो तबाही के कगार पर चले जाएंगे। दूसरी ओर नई शिक्षा नीति के जरिए छात्रों को बर्बाद किया जा रहा है। बढ़ती बेरोजगारी के कारण जो है युवा हताश हैं, इसलिए आपने देखा दिल्ली में और दूसरे इलाकों में छात्रों और युवाओं के बड़े निर्णायक आंदोलन हुए। महिलाओं के लिए जो वायदे किए गए थे 33% आरक्षण जो है उसको लागू नहीं किया जा रहा है। तो पूरे देश के अंदर इन विषयों पर जो है आंदोलन आज किया गया, जेल भरो आंदोलन हुआ, जिसमें लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग शामिल रहे। यहाँ हिमाचल के अंदर भी इस तरीके के धरने प्रदर्शन किए गए जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में, और शिमला के माल रोड पर ये गिरफ्तारियां दी जा रही हैं, जिसके कारण हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो नीति है मोदी सरकार की वो पूरी तरह से मजदूरों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, आम जनता के खिलाफ है। और दूसरी ओर हम हिमाचल में जो खास तौर पर जो प्रदेश सरकार भी कर रही है, शिमला से जिस तरीके से रेडी बड़ी तय बाजारी को उजाड़ा जा रहा है, ये जीवन के अधिकार को छीनने का एक साजिश है, जिंदा रहने का अधिकार छीना जा रहा है। और दूसरी ओर जो लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो रोजगार का स्वरूप बदल रहा है, पक्के किस्म के कर्मचारी से होते हुए आउटसोर्स से मल्टीटास्क में जा रहा है, पार्ट टाइम में जा रहा है, जॉब ट्रेनिंग में जा रहा है, ये लगातार सारे जो हमले हो रहे हैं, इन्हीं हमलों के खिलाफ जो है आज का ये धरने प्रदर्शन, रैलियां, जुलूस, चक्का जाम और शिमला में जो है जेल भरो आंदोलन, जिसमें जो हम गिरफ्तारियां देने जा रहे हैं सैकड़ों की तादाद में। 3 हिस्सों से हम मार्च कर रहे हैं, एक तरफ इवनिंग कॉलेज से, दूसरी तरफ जो रिच के मैदान से, और तीसरी ओर जो है जैन धर्मशाला से, और सैकड़ों जो लोग हैं वो रिपोर्टिंग रूम पर आकर गिरफ्तारियां देंगे। चलो। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों में लगातार बढ़ाई जा रही फीस, विभिन्न फैकल्टियों में लागू की गई नई समय सारणी और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की HP इकाई के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फीस वृद्धि वापस लेने, टाइम टेबल में बदलाव करने और छात्र संघ चुनाव जल्द बहाल करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय में शिक्षा से जुड़े विभिन्न मामलों में शुल्क बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अकादमी फीस के अलावा परीक्षा शुल्क, हॉस्टल फीस और बस किराया समेत कई अन्य शुल्क में बढ़ोतरी की जा रही है। छात्रों का कहना है कि फीस में लगातार हो रही वृद्धि का सीधा असर आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए रोहित ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है और यहाँ शिक्षा को अधिक महंगा बनाने के बजाय विद्यार्थियों के लिए सुलभ और किफायती बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में लगातार फीस बढ़ाई जा रही है, जिससे आम विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, विश्वविद्यालय है एक सब्सिडाइज यूनिवर्सिटी है, हमारी स्टेट फंडिंग यूनिवर्सिटी है। वैसे तो इस विश्वविद्यालय के अंदर फीस बढ़ोतरी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक स्टेट फंडिंग यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट होता है वो फीस पे कर जो है यूनिवर्सिटी को रेगुलेट नहीं कर सकता, उसको चलाने का काम स्टेट का होता है। लेकिन फिर भी हम मानते हैं अगर 5% बढ़ाते, 7% बढ़ाते तो हम उसके अंदर मानते थे, लेकिन एकदम 200% बढ़ाना, 100% बढ़ाना, कहीं उसमें कई जगह जो 25% जो फीस बढ़ाना, ये पूरी तरह से जो है अतार्किक है, बिल्कुल जो है इस छात्रों की शिक्षा के विपरीत है। हम इसको कतई सहन नहीं करेंगे और ना ही इसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हम मानते हैं कि ये विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय के अंदर जो है हर एक गरीब से गरीब वर्ग जो है इस विश्वविद्यालय के अंदर अपनी पढ़ाई करने के लिए आता है। हर एक दूर दराज से, चंबा के चुराह के क्षेत्र से, जैसे आप पांगी से मान लो, आप किन्नौर से, सिरमौर से, लाहौल स्पीति जैसे दूर दराज के क्षेत्रों से इस विश्वविद्यालय के अंदर जो अपनी पढ़ाई को करने के लिए आते हैं। लेकिन इस तरह का फीस वृद्धि का फरमान जो अथॉरिटी द्वारा लाया गया है, ये छात्रों की जो गरीब वर्ग का छात्र है उसकी शिक्षा के विपरीत है, उसकी शिक्षा को रोकने का काम करेगा आने वाले समय के अंदर, और इस विश्वविद्यालय को सिर्फ व्यापार का अड्डा बनाने का काम किया जाएगा। जिस तरह से धीरे धीरे जो हमारी नॉन सब्सिडाइज्ड सीट जो बढ़ाई जा रही है, 5% जो सीट जो हर एक साल जो बढ़ाने का जो इसी की बैठक के अंदर जो निर्णय लिया है, ये कतई सहनीय नहीं है। हम मानते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग तरह से फीस बढ़ी। हमारी जो यूजी के जो कोर्सेस हैं, आपकी ग्रेजुएशन, उसकी जो है लगभग जो है 80% जो फीस वृद्धि हुई है।
हम मानते हैं आपके हॉस्टल की फीस हुई है उसकी 82% जो है यूनिवर्सिटी के अंदर फीस बढ़ोतरी हुई है, जो हॉस्टल की कंटिन्यूएशन फीस होती है। यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी जो पीजी की फीस है उसके अंदर जो है 25% बढ़ाई गई है। आपकी रिवैल्यूएशन की फीस जो हुई थी वो पहले 400 हुआ करती थी, आज उसकी 1000 रुपया लगभग 150%। आपकी करेक्शन फीस जहाँ 600 लगती थी आज वो 1200 फीस कर दी है, वो टोटल 100% जो फीस लगी हुई है। माइग्रेशन फीस जहाँ 400 लगती थी उसको 800 रुपया जो है या 900 रुपया जो कर दिए, वो भी टोटल जो है 110 या 20% जो उसके अंदर फीस बढ़ाई गई है। हम पीएचडी की बात करें, पीएचडी जो सबमिशन होती है थीसिस सबमिशन, वो पहले 10,000 हुआ करती है, 15,000 कर दी गई है। हम मानते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो पीएचडी की होती है पहले 100 रुपया होती थी, आज 1000 कर दी, कितने 900% जो है इसके अंदर फीस वृद्धि कर दी गई है। हर एक जगह जो प्रोजेक्ट सबमिशन होता है उसके अंदर 200% जो है फीस वृद्धि इस विश्वविद्यालय के अंदर करवाई गई है। ये पूरी तरह से गरीब वर्ग की शिक्षा के विपरीत है। जो आपका रिपेयर जो फीस पेपर फीस होती है 500 रुपए थी, आज उसको 1000 कर दिया गया है। आपकी जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका एंट्रेंस फॉर्म होता था पहले 700 रुपया था, आज 1500 कर दिया। आपकी एग्जामिनेशन फीस जहाँ 1000 रुपया होगा थी वहाँ 1500 रुपया कर दी है। ये पूरी तरह से यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, गरीब वर्ग को लूटने का काम किया गया है। हमने ऐसी बात नहीं, हमने हर एक अथॉरिटी से बातचीत की, हर एक अथॉरिटी के सामने गए, उनसे बातचीत की कि यूनिवर्सिटी के अंदर फीस वृद्धि हुई है, ये गलत फीस वृद्धि अतार्किक है, बिल्कुल इरैशनल है, इसको आप जो है इसके ऊपर दोबारा चर्चा करें। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई भी रुझान नहीं है, यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई भी छात्रों के ऊपर ध्यान नहीं है। इसलिए आज हमें मजबूरन होकर लॉ फैकल्टी बंद करना पड़े और छात्रों की आवाज को दबाने के लिए यूनिवर्सिटी ने एक फरमान लाया है। वो फरमान क्या है? वो फरमान है टाइम टेबल का। छात्रों को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लासरूम में अंदर जो है बिजी करने का शेड्यूल किया है, ताकि छात्र अपनी फीस वृद्धि के खिलाफ आवाज न लड़ सके। छात्र जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो फर्जी प्रोफेसर हैं उनके खिलाफ आवाज न लड़ सके। छात्र इस विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर आवाज न उठा सके। इसीलिए उनको 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है उनको क्लासरूम तक सीमित करने का जो फरमान लाया है, उस फरमान को हम नहीं मानते हैं और डीएस साहब को भारी चेतावनी देते हैं कि आपको इस टाइम टेबल को भी वापस लेना पड़ेगा, फीस वृद्धि पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। और फर्जी प्रोफेसर जो इस विश्वविद्यालय, क्योंकि एकेडमिशियन जो यूनिवर्सिटी के अंदर कमी आई है, जो एकेडमिक्स को देखता है वो डीएस देखता है, फीस वृद्धि को डीएस देखता है। और उस कमेटी जो बनाई गई है, जुडिशरी कमेटी अभी बनी नहीं है, लेकिन इंटरनल कमेटी जो फर्जी प्रोफेसरों पर बनाई है उस कमेटी को हम नहीं मानते कि जो इंटरनल कमेटी उसके अंदर डीएस है, डीएसडब्ल्यू है, तीनों प्लानिंग और रजिस्ट्रार हैं। हम इन लोगों को नहीं मानते। हम चाहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाए। जुडिशियल इंक्वायरी के अंदर रिटायर्ड जजेस होंगे, आपके एजुकेशनल एक्सपर्ट होंगे जो अच्छी है, जिसकी पकड़ है इस रूल एंड रेगुलेशन के अंदर, जो ट्रांसपेरेंसी के तौर पर जो काम करेंगे, पारदर्शिता के तौर पर काम करेंगे। लेकिन जो विश्वविद्यालय के अंदर फीस वृद्धि का फरमान लाया है, इसके लिए सफाई और तमाम छात्र समुदाय इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, इसको सहन नहीं करेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय की अपनी अनियमितताएं हैं, अपनी कमियां हैं, वित्तीय कुप्रबंधन है, मिसमैनेजमेंट है। वो मिसमैनेजमेंट क्या है? ये पीछे एक बिल्डिंग बनी है जिसका रोड मैप 5 करोड़ का यूनिवर्सिटी ने बनाया था, लेकिन जब इसको तैयार हो गई, ये 14 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी खर्च कर पाई। ईआरपी के नाम पर यूनिवर्सिटी के अंदर लाई, छात्रों के रिजल्ट को ठीक करने के लिए, जल्दी रिजल्ट देने के लिए, हॉस्टल अलॉटमेंट के अंदर जल्दी, हर एक चीजों को जल्दी करने की, ताकि डिजिटलाइजेशन हो, हर एक छात्र जो है इसके अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी हो। लेकिन ना उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, ना उसके अंदर डिजिटलाइजेशन ढंग का, ना ही छात्रों के ऊपर जो है रिजल्ट खर्च आ रहे हैं। वो भी उसके ऊपर 40 करोड़ से अधिक रुपया जो है यूनिवर्सिटी खर्च कर पा रही है। दोस्तों, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी और हर एक छात्र को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। पीवीसी जैसी पोस्ट इतनी छोटी सी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का वाइस चांसलर होना, ये इस विश्वविद्यालय के लिए शर्मसार बात है। यूनिवर्सिटी के कुक का जो है मिसयूज कहाँ कर रहा है? अपने ढंडा के अंदर, अपने होटल के अंदर कर रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है उसको प्रॉपर फैसिलिटी, गाड़ी दी जा रही है, उसको कुक दिए जा रहे हैं, मेस वर्कर दिए जा रहे हैं, उसको जो है सिक्योरिटी गार्ड दिए जा रहे हैं, प्यून दिया जा रहा है, हर एक प्रॉपर फैसिलिटी। एक चेयर के ऊपर जो है 10 लाख से अधिक खर्चा जो है हर एक मंथली जो है यूनिवर्सिटी खर्च कर। एक और से हवाला दे रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी जो इस तरह की इस तरह से जो मिसयूज कर रही फंड का। राजधानी शिमला में आम आदमी पार्टी ने संगठन विस्तार को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। कृष्णानगर क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राणा ने कई लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान नए सदस्य को पार्टी की टोपी और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजेश राणा ने कहा कि लगातार बड़ी संख्या में गरीब और आम लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार को कृष्णानगर क्षेत्र में कई लोगों ने पार्टी की विचारधारा
यात्रा में विश्वास जताते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। राजेश चावला ने कहा कि आम आदमी पार्टी का उद्देश्य आम और गरीब लोगों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना है। उन्होंने कहा कि महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आम आदमी की रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। आप प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों से परेशान हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्षों से कांग्रेस और भाजपा की राजनीति देखने के बाद अब आम जनता तीसरे राजनीतिक विकल्प की ओर देख रही है। डॉक्टर चावला ने कहा कि लोग अब ऐसी राजनीति चाहते हैं जिनमें आम नागरिकों के मुद्दों को प्राथमिकता मिले और राजनीतिक दल जनता के प्रति जवाबदेह हो। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए लोगों को पार्टी की टोपी और पटका पहनाकर स्वागत किया गया। पार्टी नेताओं ने नए सदस्य से संगठन को मजबूत करने और आम लोगों के बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का आह्वान किया। नमस्कार, मैं आपके धन्यवाद करूंगा कि आप लोग हमें मौका देते हैं अपनी बात रखने का। और मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश का और विधानसभा इंचार्ज हूं शिमला का। ठीक है जी। तो आज हम कृष्णानगर में मैंने आपको बताया था कि हम 4 दिन हमने रखे हैं कृष्णानगर के लिए। परसों हमने संडे को करीब 40 ज्वाइनिंग कराई थी, हमने कैनपी लगाई थी और कल बारिश की वजह से हम आ नहीं पाए। और आज बारिश होने के बावजूद भी हमारे हौसले बुलंद हैं और आज हम अभी आपके सामने ही यहाँ के निवासियों को ज्वाइन कराएंगे। एक ये क्या नाम है भाई साहब आपका? दीपक। ये 2 जी पटका, ये दीपक जी हैं, इनका यहाँ पे वोट है, इनको हम ज्वाइन करा रहे हैं और ये टोपी पहनाएंगे इनको। आपका यही वोट कहाँ पे आपका? फागली में इनका वोट है। ये नागरिक है यहीं के। और हमने एक चीज़ देखी है कि हमारे साथ वो लोग जुड़ रहे हैं जो गरीब हैं, जो दोनों पार्टियों से सताए हुए लोग हैं। इनके साथ एक और हैं, इनकी हम ज्वाइनिंग कराएंगे। निंदू भाई आप इनको पटका पहनाएं। ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र ठाकुर जी और मेरे साथ ये मीडिया के इंचार्ज हैं आशुतोष जी। आप इनको टोपी पहनाएं। और देखिए हमने इनकी ज्वाइनिंग कराई है। और मैं ये भी चाहूँगा कि ये हमारे साथ जो आम नागरिक हैं इस शिमला के, ये इनके क्या विचार हैं? आप इनके भी विचार लो कि आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। जुड़े अच्छी बात है, ये आनी चाहिए, नई सरकार आनी चाहिए। मेरा नाम इंदू है और ये जो कर रहे काम आम आदमी अच्छी बात है, क्योंकि न कांग्रेस से हमारे को कुछ मिला, ना हमारे को जनता से कुछ मिला। भाजपा से दोनों पार्टी में हम खुद ना हमारे पास शौचालय है, ना कोई ढंग का घर है, ना हमारे को कोई सरकार ने मकान दिया, ना हमें ज़मीन दिया। वादे बड़ी बड़ी करती देती, कुछ नहीं है हमारे को। हम तो परेशान हैं, हम पहले भी दुआ है ना। और हमारे को सरकार से कोई मतलब कुछ भी उम्मीद नहीं है। ना मेरे बच्चों को नौकरी है, ना मेरे बच्चों को कहीं नौकरी मिल रही है, ना मेरे को कुछ मिल रहा है। चलो मेरे को तो थोड़ा बुढ़ापा आ गया, मैं मेरे बच्चों को मिलना चाहिए नौकरी। कोई सरकार हमारे बच्चों को, ना हमारे परिवार कोई नहीं सोच रही है जी। हम गरीब बहुत है, हम गरीबी रेखा से ताल्लुक़ रखते हैं जी। ना हमारे को भाजपा देती है कुछ, ना हमारे को कांग्रेस कुछ करती है, हमारे कुछ नहीं करती। क्योंकि गरीबों के लिए, गरीबों के साथ ही आम आदमी, ये गरीबों के साथ देते हैं। इनको भी देखते हैं या आम आदमी पार्टी क्या करे, गरीबों के लिए करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। आम आदमी जो बोल रहे वो आना चाहिए जी। धन्यवाद। देखिए आपने सुना, ये है आम आदमी के बस। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी नीति ही यही है, गरीब, पिछड़े, जो समाज के दबे कुचले वर्ग हैं उनके लिए काम करना। और बाकी आपको पता ही है, हमारे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो मुद्दे हैं, वही मुद्दे लेकर हम हिमाचल प्रदेश में भी उतरेंगे। और हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम जिस आदमी को भी रोकते हैं वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। हमारे को ऐसा ही रिस्पांस। आज भी हम बारिश होने के लिए तो हम थोड़ा यहाँ छज्जे के नीचे खड़े होंगे, क्योंकि कैनपी आज हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 30-40 ज्वाइनिंग यहाँ से आज हम करा के जाएँ। रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाली है मेरा ब्रांड ने खास पहल की है। ग्रामीण विकास विभाग के स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए जाने वाले है मेरा ब्रांड की ओर से इस बार रक्षाबंधन के लिए आकर्षण और प्रीमियम राखी गिफ्ट बॉक्स लॉन्च किए गए हैं।
इन बॉक्स की खासियत यह है कि इनमें बाजार में मिलने वाली सामान्य राखियों के बजाय स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित राखियां शामिल की गई है। इसके साथ ही बॉक्स में हिमाचल के स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों को भी शामिल किया गया है, जिससे यह रक्षाबंधन के पारंपरिक उपहार के साथ साथ स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का भी माध्यम बन गया है मेरा के इन विशेष राखी गिफ्ट बॉक्स को अलग अलग बजट और पसंद को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इनकी कीमत 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक रखी गई है। गिफ्ट बॉक्स में अलग अलग प्रकार के हस्त निर्मित राखियों के साथ हिमाचली उत्पादों को आकर्षण पैकेजिंग में शामिल किया गया है। इससे लोग रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई बहनों परिवार के सदस्यों के हिमाचल की स्थानीय पहचान से जुड़ा उपहार भी दे सकते हैं। मेरा राखी गिफ्ट बॉक्स हमने लॉन्च किया। जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया, जो ये हिमीरा है ये बहुत बड़ा उम्र नहीं है हिमीरा का, सिर्फ 2 साल का ये बच्चा है। 2024 में ये ब्रांड स्टार्ट किया था और इस उद्देश्य से ये हिमीरा ब्रांड लॉन्च हुआ था। उस उद्देश्य में ये बहुत अच्छा ग्रो किया। जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया, ये नेशनल लेवल पे भी ये नाम कमा चुका है। हम सभी को पता है, पहले जो हिमाचल में कोई भी जो टूरिस्ट आता है वो सोचता है मैं क्या ले जाऊँ हिमाचल से, अच्छा ऑथेंटिक सरकार के जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट हिमाचल के जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में ले जाऊँ। जो उसमें कमियां थे, जब उसको मद्देनजर रख के ये हिमीरा प्रोडक्ट लॉन्च किया था। उस पर 2 उद्देश्य था। एक तो जो बाहर से आएंगे उनको जो भी डिग्निटरी जो गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट करना, उनको भी एक प्रोडक्ट बनाना था, वो हिमीरा बना प्रोडक्ट। और दूसरा उसी के साथ जैसे बात हो रही थी अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से, जो गांव-गांव में काम कर रहे हैं महिला के ग्रुप, उनके प्रोडक्ट भी होता है, विभिन्न प्रोडक्ट होता है, उसको भी प्रमोट करना। क्योंकि वो आज मैं आपके जो सारे मित्र आई, आप प्रिंट मीडिया और एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए, आपको भी माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा, ये इसके जो मेहनत का जो इसके फल जो इसलिए आया, जो कितना भी काम किया यहाँ महिलाएं आए हुए, जैसे जो डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप के, उन्हीं के वजह से हुआ। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया, चाहे वो अपने प्रोडक्ट हो या अपने जो फूड, जैसे जो सिड्डू के बात हो रहे हैं, फिर कई जगह पे अपने हिमीरा कैफे खोले, हिमीरा स्टोर्स खोले, उसको भी उन्होंने बहुत मेहनती से अच्छा ईमानदारी से चलाया ताकि इसका नाम बढ़ा। पर ये यहाँ रुकना नहीं चाहिए। हिमाचल छोटी स्टेट है, फिर भी हिमाचल में हर इलाका है, मतलब मैं जिला नहीं कहूँगा, इवन गांव में भी मतलब डायलेक्ट बदलता, यहाँ के प्रोडक्ट बदलता है, यहाँ के फूड प्रोडक्ट बदलता, और हर प्रोडक्ट को हमने आगे लेना चाहिए। मतलब अभी तो हमने क्या, वो सिर्फ वही है, जैसे वो जो एप्रिकॉट का तेल है मेन था, फिर थोड़ा छोटा मोटा, वी डोंट हैव मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। आई थिंक वी शुड ट्राई टू एम्फसाइज, वी शुड ट्राई टू take it to all product and all the villages. Every village in Himachal should get at least a platform. तो ये इस विलेज का ये प्रोडक्ट है, उनको भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और ताकि उसमें मर्केंडाइज भी बढ़ जाएगा और हमारा कारोबार भी बढ़ेगी, एंड दैट विल फाइनली हेल्प आवर रूरल वुमन, जो महिला है, उनको भी आत्मनिर्भरता ले जाएंगे, उनको कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलेंगे, एंड द प्रोडक्ट एट द एंड विल बी वेरी ऑथेंटिक। क्योंकि कई बार ये भी होता क्या ये प्रोडक्ट मैं लिखी जा रहा हूँ, ये सच में यही होगा, क्योंकि वी हैव वेरी गुड प्रोडक्ट्स, जैसे चूल्ही तेल का ही कौन, कई बार उसमें भी मिलावटें आ जाते हैं। बट ये जो प्रोडक्ट हमारे से होंगे वो दैट विल बी ब्रांडेड, प्रॉपरली पैक्ड, प्रॉपरली प्रोसेस्ड, और उसका बहुत अच्छा होंगे। और इसी सब के साथ में आज दोबारा मैं डिपार्टमेंट को, खास करके जो टीम ऑफ HPSR जो आजीविका मिशन, उनको बधाई देना चाहूँगा, ताकि इन्होंने बहुत कम समय में ये हिमीरा प्रोडक्ट को बहुत आगे लेके गया। और जैसे बताया गया, जो अभी हर ओकेजन में, जो दिवाली है, चाहे वो न्यू ईयर है, चाहे जो राखी है, उसमें हमने एक प्रोग्राम रखा, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, नया प्रोडक्ट,
ताकि इसको अच्छा पब्लिसिटी हो, गांव-गांव तक चले और देश में कोने-कोने तक जाए, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे सिर्फ हिमीरा स्टोर्स में नहीं है, ऑनलाइन में भी उपलब्ध है, क्योंकि वो देश पूरा ये कोने-कोने पे जाना चाहिए। उसको एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक बड़े जलस्तर के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में सड़क संपर्क, बिजली आपूर्ति और पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की 11 अगस्त सुबह 10 बजे की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बारिश और भूस्खलन के कारण 259 सड़कें बंद है। इसके साथ ही 161 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं, जबकि 54 पेयजल योजनाओं की आपूर्ति बाधित हुई है। मानसून की स्थिति कितनी तेजी से बिगड़ रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन पहले शाम तक प्रदेश में बंद सड़कों की संख्या 106 थी। रात भर हुई बारिश के बाद मंगलवार सुबह तक यह संख्या बढ़कर 259 पहुंच चुकी है, यानी कुछ ही घंटों बाद बंद सड़कों की संख्या में 153 का इजाफा हुआ है। इससे कई ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों का मुख्य सड़कों से संपर्क प्रभावित हुआ है। सड़क बंद होने के मामलों में मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ 120 सड़कें बंद है। इसके बाद चंबा में 42, कुल्लू में 40 और शिमला में 30 सड़कें प्रभावित है। सिरमौर में 15 और ऊना में 4 सड़कें बंद होने की सूचना है। लाहौल स्पीति में 2 सड़कें प्रभावित है, जबकि किन्नौर जिले के त्रिस्पा संपर्क सड़क जलस्तर बढ़ने के कारण बंद हुई है। लगातार बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ने और सड़कों पर मलबा आने से कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है। प्रदेश के कई पहाड़ी जिलों में भूस्खलन के कारण सड़कें बंद होने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के सामने बंद सड़कों को बहाल करने के साथ साथ लगातार बारिश के बीच यातायात को सुरक्षित बनाए रखने की चुनौती भी है। वहीं सोलन जिले में भी किसी सड़क के बंद होने की सूचना नहीं है, जो फिलहाल राहत की बात है। भारी बारिश और खराब मौसम के कारण बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 161 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर प्रभावित है। सबसे अधिक असर मंडी जिले में पड़ा है, जहां 70 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। शिमला में 43, कुल्लू में 40 और चंबा में 16 ट्रांसफार्मर बाधित होने की सूचना है। ट्रांसफार्मरों के प्रभावित होने से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति बनी हुई है। बारिश के दौरान पेड़ों के गिरने, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बनी रहती है। बिजली विभाग के सामने खराब मौसम के बीच आपूर्ति बहाल करना बड़ी चुनौती है। कई दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचना मुश्किल होने के कारण मरम्मत कार्यों में भी समय लग सकता है। बारिश और भूस्खलन का असर प्रदेश की पेयजल व्यवस्था पर भी पड़ा है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की रिपोर्ट में 54 पेयजल योजनाओं के बाधित होने की जानकारी है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की 30 जून से 9 अगस्त तक की सिंचाई रिपोर्ट मॉनसून की भयानक तस्वीर सामने रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉनसून सीजन में आपदा के कारण प्रदेश में अब तक 157 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 257 लोग घायल हुए हैं। इस अवधि में 628 पशुओं की मौत भी दर्ज की जा चुकी है। आपदा से हुई मौतों के मामलों में चंबा जिला सबसे आगे है, जहां 24 लोगों की मौत दर्ज की गई। इसके बाद कांगड़ा में 21, कुल्लू में 21, शिमला में 20 और लाहौल स्पीति में 18 और सिरमौर में 16 मौतें दर्ज की गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बारिश और इससे जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाओं के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी मानसून के दौरान बढ़ जाता है। मानसून के दौरान आपदा से हुई मौतों के अलावा सड़क दुर्घटनाओं में भी बड़ी संख्या में लोगों की जान ली है। 79 लोगों की मौत भी दर्ज की जा चुकी है। सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें चंबा में हुई है, जहां 15 लोगों की जान गई है। कुल्लू में 13, शिमला में 12 और मंडी में 11 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है। पहाड़ी सड़कों पर लगातार बारिश, भूस्खलन, फिसलन, सड़क किनारे मलबा आने के कारण दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। ऐसे में बारिश के दौरान वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मानसून के दौरान हुई आपदाओं ने केवल सड़क और बिजली व्यवस्था को प्रभावित नहीं किया, बल्कि निजी और सार्वजनिक संपत्ति को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। बारिश और भूस्खलन के कारण घरों, दुकानों और पशुशालाओं, फसलों और सरकारी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की 9 अगस्त तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में आपदा से कुल नुकसान का आंकड़ा 88,637.55 लाख रुपए दर्ज किया गया है। यह राशि करीब
886 करोड़ रुपए के बराबर बैठती है। निजी संपत्ति के साथ साथ सरकारी बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान ने भी सरकार और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी की है। सड़कें, बिजली की लाइनें, ट्रांसफार्मर, पेयजल योजनाएं और अन्य सार्वजनिक ढांचे प्रभावित होने से आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ा है। प्रदेश में इस समय मंडी, चंबा, कुल्लू और शिमला समेत कई जिलों में मानसून का प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है। राजधानी शिमला के लोअर बाजार, मिडिल बाजार और लक्कड़ बाजार में नगर निगम की कार्यवाही के खिलाफ तह बाजारियों, रेडी फड़ी वालों और स्ट्रीट वेंडर्स ने मोर्चा खोल दिया है। तह बाजारियों की मांगों के समर्थन में सीटू के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और नगर निगम से मांग की है कि रोजगार के लिए सड़क किनारे और फुटपाथों पर कारोबार करने वाले लोगों को उजाड़ने के बजाय उनके लिए उचित और व्यवहारिक स्थान उपलब्ध करवाया जाए। प्रदर्शन के दौरान तह बाजारियों ने कहा कि बाजारों से हटाए जाने के बाद कई लोग करीब 1 महीने से रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि यदि पूरी जगह उपलब्ध करवाना संभव नहीं है तो कम से कम लोअर बाजार में 2 फीट जगह ही उपलब्ध करवाई जाए ताकि वे अपना छोटा सा कारोबार चलाकर परिवार का गुजारा कर सके। धरने को संबोधित करते हुए सीटू अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि तह बाजारी, रेडी फड़ी लगाने वाले और स्ट्रीट वेंडर भी देश के नागरिक हैं और उन्हें कानून के तहत अपनी आजीविका कमाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स कानून की मूल भावना लोगों को उजाड़ना नहीं बल्कि उन्हें व्यवस्थित तरीके से बसाना और उनके रोजगार की सुरक्षा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए तह बाजारियों को हटाने से उनके परिवारों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग वर्षों से छोटे कारोबार के माध्यम से अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं उन्हें अचानक हटाना उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर सकता है। सरकार और नगर निगम को कार्यवाही करने से पहले उनके पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार स्थल की व्यवस्था करनी चाहिए। यूनियन जिंदाबाद 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 यूनियन जिंदाबाद 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 यूनियन जिंदाबाद 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 यूनियन जिंदाबाद 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 हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल इसमें कमी एमसी पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल कमी एमसी पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल कमी एमसी पे हल्ला बोल। ये हमारा सीआईटी की ओर से एक ही है कि जिनको उजाड़ा जा रहा है वो उजाड़ने की प्रक्रिया बंद की जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जो आदेश दिया 5 साल की सुनवाई के बाद यही कहा कि बड़ी तय बाजारी इस देश के नागरिक हैं, उनको जीवन जीने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19 में व्यवसाय करने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपील की कि वो एक कानून बनाए रहे जो करोड़ों की संख्या में है और परिवार का जीवन यापन सुनिश्चित करें। इसीलिए 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कहा गया। ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, इसकी मूल भावना उजाड़ना नहीं है, यहाँ उजाड़े जा रहे हैं, इसकी मूल भावना बसाना है। और बसाने का मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति जो सड़क के किनारे, फुटपाथ के किनारे या दूसरी जगह पर जो स्पेसेस हैं उसके इर्द गिर्द कहीं काम करते हैं, उनके काम को उस तरीके से प्रभावित ना किया जाए अनटिल और अनलेस वहाँ पर अगर जो है मान लो एम्बुलेंस ही ना गुजर पाए तो एक अलग बात है। ऐसा तो कोई जगह नहीं है शिमला के अंदर जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं गुजरती है। तो रोज भी शिमला में तो हर दिन जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की भी रिहर्सल होती है, आसानी से वो गाड़ियाँ गुजरती हैं। लेकिन एक ही मंशा है नगर निगम प्रशासन की, कानून की धज्जियां उड़ानी है, उसकी अवहेलना करनी है और रेडी फड़ी तय बाजारी को उजाड़ना है। ये कानून के विरुद्ध है। आप देखिए कितने तय बाजारी का सामान, सैकड़ों तय बाजारी का सामान जब्त किया जा रहा है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में है। कानून के अंदर ये स्पष्ट है, ये सामान अगर पेरिशेबल है, नष्ट होने वाला है, सब्जी या फ्रूट, उसी दिन उठाना है। अगर वो ऐसा नहीं है, दूसरा सामान है जो खराब नहीं होता है, तो 2 दिन के भीतर हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, ये सामान जब्त किया गया है, कभी लिस्ट नहीं बनाई, इसकी लिस्ट नहीं बनाई, कभी ये सामान वापस नहीं किया, ये सामान कहाँ जा रहा है, इसको कौन जो है इसका मिसयूज कर रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, क्या होता है
ये जो तानाशाही चल रही है और भ्रष्टाचार चल रहा है, कुछ महीने पहले आईजीएमसी के बाहर आईजीएमसी प्रशासन ने सामान जब्त किया रेडी फड़ी का, कानून के अनुसार 2 दिन के भीतर देना था, लेकिन क्या किया, 2 दिन के भीतर सामान नहीं दिया, 1.5 महीने तक हम लड़ते रहे सामान दो। 1.5 महीने के बाद जब सामान दिया वापस, आप हैरान हो जाएंगे, वो जो ब्लूटूथ को हम गले में लगाते हैं ये कान में सुनने के लिए, ये ब्लूटूथ का जो पैकेट होता है बिल्कुल नया पैकेट थे, वैसे के वैसे लुटाए नए पैकेट, और वो दर्जनों की संख्या में थे, और एक ब्लूटूथ की कीमत सैकड़ों रुपए में तो होती होगी। जब वो लुटाए, उनको ऐसा अंदेशा था कि इसका हम वीडियोग्राफी नहीं करेंगे और ये चुपचाप ले लेंगे और हम बोल देंगे हमने सामान लुटा दिया और इन पर ही डाल देंगे कि ये सामान जो इन्होंने खुद गायब किया है। लेकिन जब हमने वीडियोग्राफी की, उसको सामान को लेते हुए खोले, एक भी पैकेट में ब्लूटूथ नहीं मिला। इसका मतलब कि आपने हजारों रुपए के जो ब्लूटूथ थे एक गरीब आदमी के, उसको आप खा गए, भ्रष्टाचार आपने कर लिया, आप उसको समेट गए। इसी तरीके से लाखों रुपए का सामान जब्त किया जा रहा है, ये सामान भी इसी तरीके से जब्त किया जा रहा है, जिसमें कोई नहीं है, किया जा रहा है और तय बाजारियों को उजाड़ा जा रहा है, जो कि गलत है। इसके हम खिलाफत करते हैं। देखिए, यही तो मजेदार बात है। मैं तो आपसे मीडिया के लोगों से भी कह रहा हूँ, आप आजीविका भवन जाइए, सर्वे कीजिए, आपको बहुत सारी जगह आजीविका भवन में ताले लटके हुए मिलेंगे। क्यों ताले लटके? इतनी सुंदर बिल्डिंग है, सबसे अच्छी सुंदर बिल्डिंग कहाँ है? शिमला के अंदर आजीविका भवन है, वहाँ पर ताले क्यों लटके हुए अंदर दुकानों में? इसलिए क्योंकि वहाँ फुटबॉल नहीं है, वहाँ लोग नहीं जाते हैं। ये रेडी बड़ी तैयारी, गरीब लोग, ये किसके लिए इनका काम पेशा चलता है? जो गरीब लोग मॉल्स में नहीं जा सकते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में नहीं जा सकते हैं, जिनके पास इतने रुपए पैसे नहीं है। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने देश में कहा था 2012 में कि ये जो गरीब लोग जो आते जाते ड्यूटी के दौरान, चाहे प्राइवेट काम करते हैं चाहे दूसरा काम करते हैं, जब वहाँ से गुजरते हैं फुटपाथ के इर्द गिर्द से या सड़क के इर्द गिर्द से, वहाँ चलते फिरते जो है ये सामान खरीदते हैं 50 रुपए का, 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का, उसको भी सस्ती चीज मिलती है गरीब आदमी को। और ये गरीब लोग हैं जो दुकान नहीं खरीद सकते, दुकान का किराया दे सकते हैं, इनका भी परिवार चल जाता है। ये 2 तरफा काम है। इसलिए ये सिर्फ तय बाजारी का प्रश्न नहीं है, आज ये प्रश्न जनता का भी है, ये गरीब लोगों का प्रश्न है। क्या गरीब लोग जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे? या आप लोगों को जो धकेल रहे हैं जानबूझ के कि बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाएं, उनकी जेब में तो पहले ही पैसे नहीं है, उनका तो जीना मुहैया हो गया। आज की व्यवस्था में इतनी महंगाई है, उनके पास कितना कैपेसिटी कहाँ है उतनी उनकी। तो ये जनता और रेडी फड़ी तय बाजारी सबका है। तो इसलिए आजीविका भवन पूरी तरह से आउटराइटली रिजेक्टेड था, है और रहेगा, क्योंकि वहाँ कोई जाएगा नहीं, लोग अपना कारोबार चला नहीं पाएंगे, और जो ये रेडी बड़ी तय बाजारी का काम करने वाले लोग हैं, इनका परिवार पालन होगा नहीं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 जो कि जीने का अधिकार देता है, संविधान 19 जो व्यवसाय का अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस 2012 की और 2014 का जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है उसकी अवहेलना है।